नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, हम परीक्षा वाणी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जिसके हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को, जिसमें हम दोस्तों कि ग्लोबल विस्तार, तो उत्तराखंड के ग्लोबल विस्तार के बारे में देखते हैं दोस्तों कि जो उत्तरी अक्षांश है वो उत्तराखंड का 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो उत्तर में है ये 28 डिग्री है, आपको याद रखना है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर कितना है, तो वो 31 डिग्री, ये आपको याद रखना है 31 डिग्री 27 मिनट। इसका ये उत्तरी अक्षांश है जो आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। जो अक्षांशीय विस्तार है टोटल वो कितना है, तो वो 2 डिग्री 44 मिनट है, ये आपको याद रखना है। इन्हीं में से इसे माइनस कर देना है दोस्तों, आपको यह निकल जाएगा कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो वो 2 डिग्री 44 मिनट है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। पूर्वी देशांतर के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो पूर्वी देशांतर कितना है, तो ये 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जो उत्तरी है वो कितना है, तो आपको याद रखना है कि उत्तरी जो है वो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर कितना है 31 डिग्री 27 मिनट तक, ये आपको याद रखना है। जबकि पूर्वी देशांतर कितना है, तो वो 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर दोस्तों 81 डिग्री 2 मिनट तक है, ये आपको याद रखना है। इसका जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों वो 3 डिग्री 28 मिनट है, ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। जो देशांतरीय विस्तार है दोस्तों वो 3 डिग्री 28 मिनट है, ये आपको याद रखना है। और जो उत्तराखंड का जो आकार है दोस्तों वो किस प्रकार का है, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड का आकार एक आयताकार है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, जो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है आपको याद रखनी है। जो ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूरब है दोस्तों, ये पश्चिम है। तो आपको याद रखना है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक जो इसकी लंबाई है वो टोटल कितनी है, तो आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई 358 है, 58 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। जो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई है टोटल वो 358 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। जबकि जो उत्तर से है दोस्तों कि उत्तर से जो इसकी लंबाई है टोटल कि वो कितनी है, तो वो 320 है, जो उत्तर से दक्षिण तक है, जो आपको याद रखना है। पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई कितनी है, तो 358 है, और जबकि उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, तो 320 है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में कुल जो क्षेत्रफल है, जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, तो 53,483, ये आप शॉर्ट में इसे याद कर लेना कि 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो वो 1.69% है भारत के टोटल क्षेत्रफल का, ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है कुल कितना है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, और जो भारत का कितना है, तो 1.69% है, ये आपको याद रखना है। जो उत्तराखंड का क्षेत्र है दोस्तों उसमें पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो आप याद रखेंगे वो 86.07% है, जो पर्वतीय भाग है, ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो उत्तराखंड का टोटल क्षेत्र है 53,483, उसमें से वो 86.07% भाग पर्वतीय है। और मैदानी क्षेत्र कितना है, तो आपको याद रखना है मैदानी क्षेत्र 13.83% है, यही कृषि योग्य है, ये भी आपको याद रखना है। मैदानी क्षेत्र ये कितना है टोटल, तो 13.83 है। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जिला है वो उत्तरकाशी है, और परीक्षा वाणी में चमोली भी दिया है, तो आप इसे करेक्शन कर लेंगे दोस्तों। जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है वो उत्तरकाशी है, ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो उत्तरकाशी है। आयोग के अनुसार इसे याद रखेंगे, आयोग ने इसका आंसर उत्तरकाशी ही माना है, तो आप इसे उत्तरकाशी ही करेंगे।
तो इम्पोर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम के लिए जो आपको याद रखना है। जो उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो यही है 8030 वर्ग किमी है, ये आपको याद रखना है। चमोली इससे थोड़ा छोटा है जो आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का जो सबसे छोटा जिला है तो वो है चंपावत, ये आपको याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किमी है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी है और जबकि सबसे छोटा कौन सा है तो चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। प्राकृतिक सीमा की बात करते हैं दोस्तों, जो उत्तर में है, उत्तराखंड के जो उत्तर में है वो किसके उसमें है तो ये उत्तर वृत्त हिमालय है। उत्तर क्षेत्र में क्या है तो वृत्त हिमालय है, जो आपको याद रखना है। उत्तराखंड के पश्चिम में जो कौन सी नदी बहती है तो आपको याद रखना है, उत्तर इधर पश्चिम में की साइड है तो इधर कौन सी नदी बहती है दोस्तों, ये टोंस नदी बहती है और ये देहरादून की साइड से निकलती है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम में टोंस नदी है, उत्तर पश्चिम में जो शिवालिक श्रेणियां हैं उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है कि उत्तर में जो है वो वृत्त हिमालय है और पश्चिम में टोंस नदी है और उत्तर पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। जबकि आपको याद रखना है दोस्तों कि दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व में क्या है तो वो तराई क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण मध्य में और दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र आता है, ये आपको याद रखना है। जबकि पूर्व क्षेत्र में उत्तराखंड का जो पूर्व क्षेत्र है वो उधर कौन सी नदी बहती है तो आपको याद रखना है तो ये काली नदी है, आपको अच्छे से याद रखना है। पश्चिम में टोंस नदी है और पूर्व में काली नदी है जो कि पिथौरागढ़ साइड से आती है, ये आपको याद रखना है। राजनीतिक सीमाओं की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर में जो है उत्तराखंड के वो चीन है, आपको याद रखना है। उत्तर में क्या है तो चीन है, और जो चीन से लगने वाले कुछ जिले हैं जो आपको याद रखने हैं, उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, ये तीनों ही सीमांत जनपद हैं दोस्तों और ये चीन से सीमा बनाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है चीन से वो पिथौरागढ़ है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला चीन से कौन सा है तो वो पिथौरागढ़ है, ये आपको याद रखना है। और चीन से लगने वाले तीन ही जिले हैं उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। जबकि उत्तर पश्चिम में कौन सा है तो हिमाचल प्रदेश है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम में है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। और इसकी जो सीमाएं हैं दोस्तों उत्तराखंड के कितने जिलों से लगती हैं तो आप याद रखेंगे, इसकी सीमाएं हरिद्वार, ये उत्तरकाशी और देहरादून से लगती है। उत्तराखंड के दो ही जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें उत्तरकाशी और देहरादून प्रमुख हैं, जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप याद रखेंगे दोस्तों। इसी में आपको यह याद रखना है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश के दो जिले उत्तराखंड की सीमा को छूते हैं, जिसमें एक है किन्नौर, जो आपको याद रखना है, किन्नौर है, दूसरा शिमला है, जो उत्तराखंड की सीमा को छूते हैं। किन्नौर और शिमला, किन्नौर किसे छूता है तो ये उत्तरकाशी को छूता है, ये आप याद रखेंगे। शिमला जो है ये उत्तरकाशी और देहरादून दोनों को ही छूता है, ये आपको याद रखना है। दक्षिण में की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड के जो दक्षिण में है वो उत्तर प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के किस क्षेत्र में है तो दक्षिण में है पड़ता है, आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के 5 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये आपको याद रखना है, जिसमें पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर हैं। ये पांचों जिले ही उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं तो वो 5 जिले हैं, जो आपको याद रखने। और इसी के साथ जो आपको याद रखना है दोस्तों, यूपी के जो 7 जिले हैं वो उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के यूपी के 7 जिले उत्तराखंड की सीमा को टच करते हैं, जबकि उत्तराखंड के 5 जिले यूपी की सीमा को टच करते हैं, ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड के पूर्व क्षेत्र में क्या है तो वो नेपाल है, नेपाल राज्य, ये आपको याद रखना है कि नेपाल जो देश है वो हमारे उत्तराखंड के पूर्व में पड़ता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के हिसाब से। और
नेपाल की सीमा को टच करने वाले उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं जो आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उधम सिंह नगर, फिर चंपावत है, फिर पिथौरागढ़ है, ये आपको याद रखने हैं। यही 3 जिले नेपाल की सीमा को टच कर आपको याद रखना है कि उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़ ये तीनों जिले ही नेपाल की सीमा को टच करते हैं, जबकि पिथौरागढ़ जिले की सीमा नेपाल से सर्वाधिक लगती है, ये आपको याद रखना है। चीन के साथ भी ये सर्वाधिक सीमा बनाता है और नेपाल के साथ भी ये सर्वाधिक सीमा बनाता है, ये आपको याद रखना है। आने वाले प्रश्नों के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। और जिलों की बात करें दोस्तों कि उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे नीचे उधम सिंह नगर है जो कि दक्षिण जिला है। उत्तराखंड के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे कि उधम सिंह नगर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सभी। जबकि उत्तराखंड का जो क्षेत्र है और उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा जिला आता है, तो ये उत्तरकाशी है, आपको याद रखना है। उत्तरी उत्तरकाशी है, आप इसी से याद रख सकते हैं कि उत्तर में उत्तरकाशी ही है। दोस्तों ये नाम सेम है, तो आप याद रखेंगे कि उत्तर में कौन सा है, तो उत्तरकाशी है। जबकि पूरब की साइड करें तो पिथौरागढ़ है, ये आपको याद रखना है, ये भी प से ही शुरू होता है। जबकि पूरब की साइड कौन सा है, तो पिथौरागढ़ है। उत्तर में है उत्तरकाशी, पूरब में पिथौरागढ़ है और पश्चिम में पड़ता है देहरादून। और दक्षिण में कौन सा है, तो वो उधम सिंह नगर है, ये आपको याद रखना है। उत्तर में बात करें तो उत्तरकाशी और दक्षिण में उधम सिंह नगर आपको याद रखना है। और पूरब में पिथौरागढ़ है, पश्चिम में देहरादून। ये चारों जिले हैं जो चारों सीमाओं में हैं, आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो हिमालय राज्य के बारे में बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड में जो हिमालय राज्य हैं वो टोटल 11 हैं, वर्तमान में 10 हैं, ये आपको याद रखना है। हिमालय राज्य तो आज़ादी के समय जब 1947 था तो पहला हिमालय राज्य के रूप में किसे गठित किया गया था, तो वो असम था 1947 में, ये आपको याद रखना है दोस्तों। दूसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को भी दोस्तों 1947 में ही हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया था, ये याद रखना है कि जम्मू कश्मीर को भी 1947 में दिया गया था हिमालय राज्य का दर्जा। उसके बाद दोस्तों नागालैंड को हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को 1971 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मणिपुर, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में इनका गठन किया गया था और इन्हें हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद 1975 में सिक्किम को हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है कि सिक्किम को 1975 में हिमालय राज्यों में दर्जा दिया गया था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम, इन दोनों को एक साथ दिया गया था 1987 में, इन्हें हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया था। और उत्तराखंड को हिमालय राज्य का दर्जा कब मिला था, तो आप याद रखेंगे 9 नवंबर 2000 में। तो 9 नवंबर 2000 में इसे हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये कौन से नंबर का था उस समय, ये 11वां था और वर्तमान में इसका नंबर है 10वां, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जिसके बाद ये 11वें से हटकर दोस्तों 10वां रह गया है, जो आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों भौगोलिक या भौतिक विभाजन। तो उत्तराखंड को जो भौगोलिक प्रदेश है इसे कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है जो आपको पढ़ने हैं। उसमें पहला है दोस्तों कि गंगा का मैदानी क्षेत्र, सबसे पहले मैदानी क्षेत्र आता है जिसमें गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं, आपको याद रखना है। ये इस जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ आता है, तो आप याद रखेंगे हरिद्वार का जितना भी क्षेत्र है दक्षिण वाला, अधिकांश भाग किस में आता है, तो वो सारा ही किस में, गंगा का मैदानी क्षेत्र कहलाता है, ये आपको याद रखना है। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैदानी क्षेत्र गंगा का क्षेत्र कहलाता है, वो भी हरिद्वार वाला। बाढ़ वाले क्षेत्र की जो मिट्टी होती है, जहाँ बाढ़ आती है दोस्तों, आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में बहुत अधिक बाढ़ें आती हैं और वहाँ जो बाढ़ आती है तो वो मिट्टी अपने साथ बहाकर लाती है और मिट्टी वहाँ फैला देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, खादर। ये ध्यान रखना है आपको, बाढ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं उसकी जो मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, तो खादर, उसे खादर कहा जाता है।
जबकि गैर बाढ़ वाले क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है, तो ये बांगर होती है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। गैर बाढ़ वाले क्षेत्र की जहाँ मिट्टी आती है लेकिन वो बाद में नदी छोटी होती जाती है तो वो वहाँ से बंद हो जाती है, वहाँ मिट्टी कम हो जाती है तो वो बांगर कहलाती है। और ये जो मिट्टी होती है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये मिट्टी उपजाऊ होती है, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बारे में जो आपको याद रखना है, तराई क्षेत्र जो है दोस्तों गंगा के मैदानी भाग से थोड़ा सा ऊपर साइड होता है, इसे ही हम तराई क्षेत्र कहते हैं, आपको याद रखना है। और ये क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो ये पौड़ी नैनीताल का जो दक्षिण क्षेत्र है और उधम सिंह नगर का अधिकांश जो क्षेत्र है वो किस में आता है, तो ये तराई क्षेत्र में आता है, ये आपको याद रखना है। इस क्षेत्र की जो लंबाई है दोस्तों तराई क्षेत्र की, ये 20 से 30 किलोमीटर की है, ये आपको याद रखना है। जो तराई क्षेत्र है इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 20 से 30 किलोमीटर है। और क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, तो आप याद रखेंगे कि महीन कणों के अवसाद से इसका निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। और यहाँ हमेशा जो पानी होता है दोस्तों, इसलिए भूमि यहाँ दलदली होती है, ये आपको याद रखना। यहाँ की जो भूमि होती है दोस्तों वो दलदली होती है क्योंकि यहाँ पानी होता है और इसी क्षेत्र में अधिक पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो भाबर क्षेत्र होता है वो आपको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसमें नदियाँ आती हैं और वो कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यानी अंतर्वाहिनी हो जाती हैं, ज़मीन के अंदर से जाती हैं वो पथरीली भूमि के उसमें। तो आपको याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले एग्जाम के कि भाबर क्षेत्र में जो होती हैं दोस्तों उसकी जो मिट्टी होती है वो कंकड़ पत्थर से युक्त होती है और नदियां सारी वहां अंतर्वाहिनी हो जाती हैं, यानी अंदर से भूमि के अंदर से निकलती हैं। और वो कहाँ बाहर आकर निकलती हैं, तो आपको याद रखना है वो तराई क्षेत्र में बाहर निकलती हैं और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अधिक पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यानी कि तराई क्षेत्र से ये मिट्टी ये भूमि के अंदर से निकलती हैं और अंदर से बाहर निकलती हैं तराई क्षेत्र में, तो ये उसी में इसे हम कहते हैं कि अधिक पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो ये किस जगह पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दूसरे राज्यों में जो तराई क्षेत्र पाया जाता है वो पंजाब है, हरियाणा है, बंगाल है के लोग भी यहाँ बसे हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरे राज्यों से जो आए थे लोग उस समय उत्तराखंड में जो रहने आए थे दोस्तों वो कहाँ से, पंजाब हरियाणा और बंगाल के जो लोग हैं वो भी यहाँ निवास करते हैं तराई क्षेत्र में। और यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है, ये क्योंकि दोस्तों वहाँ से पानी निकलता है, हमेशा पानी रहता है और जो भूमि के अंदर से ये मिट्टी लाती है, छोटे छोटे कण मिट्टी के लेकर आती है साथ में, और यहाँ अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों भाबर क्षेत्र। ये तराई से ऊपर का क्षेत्र होता है जिन्हें हम शिवालिक के दक्षिण में कह सकते हैं। तो शिवालिक से थोड़ा नीचे है कि ये भाबर क्षेत्र होता है, तराई से थोड़ा सा ऊपर। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 10 से 12 किलोमीटर की है टोटल, ये आपको याद रखना है। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो 10 से 12 किलोमीटर की है। और जो भूमि होती है इसकी उबड़ खाबड़ होती है। मैंने अभी आपको बताया है कि जो इसकी मिट्टी होती है वो कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त होती है और उबड़ खाबड़ इसकी भूमि होती है। इसमें जो है दोस्तों वो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, अंतर्वाहिनी हो जाती हैं। आपको ये भी याद रखना है इसमें नदियाँ सारी विलुप्त हो जाती हैं। यदि प्रश्न आ जाए कि किस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त होती हैं तो वो क्या होगा दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि ये भाबर क्षेत्र होता है जिसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। कृषक के लिए अनुपयुक्त होती हैं क्योंकि इसमें नदियाँ जो भी हैं वो धरती के अंदर चली जाती हैं, अंतर्वाहिनी हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो ऊपर की जो मिट्टी होती है दोस्तों वो अनउपजाऊ होती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र होता है दोस्तों वो पशुओं के लिए ही बना होता है, ये पशुओं के लिए बहुत उपयोगी है, यहाँ अधिक पशु पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्षेत्र है दोस्तों शिवालिक
का क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र जो है भाबर से थोड़ा ऊपर का क्षेत्र होता है, ये आपको याद रखना है। शिवालिक क्षेत्र जो ऊपर होता है भाबर के क्षेत्र से, इसे दोस्तों हिमालय का सबसे नवीन भाग भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसे क्या बोलते हैं? शिवालिक क्षेत्र को हिमालय का नवीन भाग, ये आपको याद रखना है। इसे हिमालय की सबसे बाहरी यानी दक्षिण की जो क्षेत्र है, पर्वत श्रेणी है, उसे ही शिवालिक बोला जाता है। आप याद रखेंगे कि हिमालय की जो बाहरी क्षेत्र है या दक्षिण वाली तो पर्वत श्रेणी है, उसे ही क्या नाम से बोलते हैं? शिवालिक। इसके जो अन्य नाम हैं जो आपको याद रखने हैं कि इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इससे अन्य दोस्तों मध्य मायोसीन दोस्तों बाह्य हिमालय या फिर हिमालय का पाद बिंदु भी इसे कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे हिमालय पाद के नाम से ही जाना जाता था। आप याद रखेंगे कि इसे शिवालिक को बाह्य हिमालय या फिर हिमालय का पाद बिंदु भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका जो निर्माण हुआ है वो कब से कब तक हुआ है, तो आप याद रखेंगे मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लाइस्टोसिन युग तक इसका निर्माण काल माना जाता है। आप इम्पोर्टेंट कर लेना दोस्तों इस प्रश्न को कि इसका निर्माण काल कब से कब तक हुआ है, तो मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लाइस्टोसिन युग तक इसका निर्माण काल माना जाता है। और शिवालिक क्षेत्र की जो लंबाई है या चौड़ाई है दोस्तों वो कितनी है, तो 10 से लेकर 20 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, ये आपको याद रखना है। और शिवालिक जो क्षेत्र है दोस्तों वो कितने जिलों में फैला है, आपको याद रखना है कि शिवालिक क्षेत्र 7 जिलों में फैला है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि शिवालिक का क्षेत्र कितने जिलों में फैला है, तो वो 7 जिलों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जो शिवालिक का क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र में जीवाश्म पाया जाता है, ये आपको याद रखना है कि जीवाश्म कहाँ पाया जाता है, तो वो शिवालिक क्षेत्र में ही पाया जाता है। यहाँ भूस्खलन व भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। शिवालिक क्षेत्र में ही सर्वाधिक भूस्खलन होता है। ज़्यादा पर्यटक केंद्र भी इसी क्षेत्र में है और सर्वाधिक पर्यटक इसी क्षेत्र में आते हैं, आपको याद रखना है, वो शिवालिक क्षेत्र में ही आते हैं। क्षेत्र में लकड़ी संबंधी उद्योग का विकास हुआ है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ की जो जलवायु है दोस्तों वो गर्म और आर्द्र होती है, इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। खनिज की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपको याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों में जो आपको याद रखना है, शिवालिक क्षेत्र है दोस्तों, उसे प्राचीन काल में मेनाक कहा जाता था, ये भी याद रखेंगे आप। शिवालिक जो श्रेणियाँ होती है उसे मेनाक कहा जाता था, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। दून या द्वार क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्रों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला है दून या द्वार क्षेत्र, आपको याद रखने हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच का ये क्षेत्र होता है, आपको याद रखना है। स्थित क्षैतिज घाटियाँ पश्चिम में जो दून घाटी है और पूर्व में द्वार, इन्हें क्या कहा जाता है, ये दून घाटियाँ होती हैं दोस्तों। और पूर्व की ओर क्या होता है, ये द्वार होते हैं। एक किस्म से ये बीच का क्षेत्र होता है, दो घाटियों के बीच का क्षेत्र ही क्या कहलाता है, तो इन्हें द्वार कहा जाता है या फिर इन्हें दून कहा जाता है, आप इन्हें याद रखेंगे। तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की जो घाटियाँ होती हैं दोस्तों, संरचनात्मक घाटियाँ, उन्हें दून या द्वार कहा जाता है। जिनकी चौड़ाई कितनी होती है, तो वो 24 से लेकर 32 किलोमीटर होती है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई जो होती है वो आपको याद रखनी है, इनकी ऊंचाई 350 से लेकर 750 मीटर तक होती है। ये 350 मीटर से लेकर 750 मीटर तक की मध्य होती हैं, ये आपको याद रखना है। कोठारी व चोखम दून किसे कहाँ है, तो आप याद रखेंगे कोठारी और चोखम दून पौड़ी गढ़वाल में है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप ये याद कर लेना कि कोठारी और चोखम दून किस क्षेत्र में है, तो ये पौड़ी गढ़वाल में है। जबकि दोस्तों पतली व कोटा दून कहाँ है, तो ये नैनीताल में है, ये आपको याद रखना है कि पतली व कोटा दून कहाँ है, तो ये नैनीताल में है। और सबसे प्रसिद्ध जो दून है, वो सबसे बड़ा दून या सबसे प्रसिद्ध दून कौन सा है, तो वो देहरादून है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा दून भी यही है और सबसे प्रसिद्ध भी कौन सा है, तो ये देहरादून ही है, आप इसे याद रखेंगे। इस घाटी में धान की अच्छी खेती होती है। शिवालिक क्षेत्र के जो दून या द्वार होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि इनमें जो धान की खेती सर्वाधिक होती है, यहाँ गहन कृषि की जाती है और अधिक जनघनत्व ही यहीं पाया जाता है।
ये आपको याद रखना है कि अधिक जो जनसंख्या घनत्व है या जन घनत्व है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये शिवालिक या दून क्षेत्रों में पाया जाता है। और सर्वाधिक भूस्खलन, अधिक भूस्खलन भी कहाँ होता है, तो वो यहीं पर होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए, आप याद रखेंगे इसे। अगला है दोस्तों लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। आपको याद रखना है, इसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र के नाम से भी इसे जानते हैं। ये शिवालिक के उत्तर में और वृहत हिमालय के दक्षिण में है। ये आप याद रखेंगे कि लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय क्षेत्र। इसका जो फैलाव है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय क्षेत्र का जो फैलाव है वो उत्तराखंड के कितने जिलों में है, तो ये 9 जिलों में है, जबकि शिवालिक का 7 जिलों में था। ये आपको याद रखना है। और मध्य हिमालय या लघु हिमालय का जो क्षेत्र है वो 9 जिलों में फैला है। ये आपको याद रखना है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 70 से लेकर 100 किलोमीटर के मध्य है। इसकी लंबाई जो आपको याद रखना है कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वो 70 से लेकर 100 किलोमीटर के मध्य है, आपको याद रखना है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई ये कितनी ऊंचाई पर पाई जाती हैं, तो 1200 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। इसका जो अन्य नाम है आपको याद रखना है कि हिमचल, इसे ही हिमचल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अधिक बर्फ होता है इसलिए इसे हिमचल के नाम से जाना जाता है, या फिर हिम का आंचल इसीलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, बहुत अधिक बर्फ़ गिरती है इस वजह से। और इसी में बर्फ़ पड़ी रहती है तो यहाँ जीवाश्म की कमी होती है, यानी कि जीवाश्म का अभाव हो जाता है, क्योंकि यहाँ किसी के लिए भी जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसीलिए जीवाश्म की कमी पाई जाती है। ये किससे निर्माण हुआ है, तो आप याद रखेंगे इसका निर्माण वलित एवं कायांतित चट्टानों से हुआ है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। मध्य हिमालय या लघु हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो वलित एवं कायांतित चट्टानों से हुआ है। इसमें दोस्तों कि दक्षिण की ओर तेज ढाल है, उत्तर की ओर मंद है, यानी उत्तरी साइड में इसका ढाल जो कम है, और दक्षिण की साइड यानी नीचे की साइड इसका जो ढाल है दोस्तों वो तेज है। और इसमें से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और ताल हैं, बुग्याल हैं, और इसे ही बुग्यालों को क्या बोलते हैं दोस्तों, वो पशुचारकों का स्वर्ग भी बोला जाता है। ये सभी मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय में पाए जाते हैं और इसी में बुग्याल वगैरह पाए जाते हैं। और बुग्यालों को दोस्तों क्या बोला जाता है, तो पशुचारक का स्वर्ग कहा जाता है, आप याद रखेंगे। इसमें जो वन हैं दोस्तों, कौन से वन पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के जो कोणधारी सघन वन होते हैं वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं दोस्तों वो इसी में पाए जाते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। बुग्यालों को कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखेंगे, बुग्यालों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, कुल्लू में इन्हें थच कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है और कुल्लू में इन्हें थच कहा जाता है। यहीं पर दोस्तों सीढ़ीदार खेती होती है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होता है और उसी में अधिकतर सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला क्षेत्र है दोस्तों दूधा टोली श्रृंखलाएं। तो इस आप याद रखेंगे कि दूधा टोली जो श्रृंखलाएं हैं इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, और आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि ये 3 जिलों में फैला है। और वो 3 जिले कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी, ये 3 जिलों में फैला हुआ है। दूधा टोली श्रृंखला जो है इसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, या फिर ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये लघु हिमालय के अंतर्गत ही आता है, यानी मध्य हिमालय जो है हमारा उसी के अंतर्गत ये आता है, या हम उसे बोल सकते हैं लघु हिमालय के अंतर्गत। जो दूधा टोली श्रृंखला है ये इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। और ये कितने जिलों में फैला है, तो ये 3 जिलों में फैला है, चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी जनपद में ये फैला है। दूधा टोली से दोस्तों 5 नदियां निकलती हैं, जो आपको याद रखना है कि दूधा टोली से 5 नदियां कौन कौन सी निकलती हैं, तो पश्चिमी रामगंगा निकलती है, आटागाड़ नदी है, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है और वूनो नदी भी यहाँ से निकलती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि दूधा टोली से कुल टोटल कितनी नदियां निकलती हैं, तो वो 5 नदियां हैं जो आपको याद रखना है। दूधा टोली से 5 नदियां निकलती हैं और वो 5 नदियां कौन सी हैं, तो पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है और वूनो नदी है।
जो आपको याद रखना है। हिमाचल के जो गद्दी और गुज्जर यहाँ जो आते हैं दोस्तों, वो पशु चराने के लिए आते हैं। ये जाति है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो गद्दी जाति है या गुज्जर जाति है, ये उत्तराखंड के जो लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, ये यहाँ क्या करने आते हैं, तो पशुचारक हैं ये, और पशु चराने यहाँ आते हैं, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, चंद्र सिंह गढ़वाली जी के द्वारा दूधा टोली को 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की गई थी, ये आपको याद रखना है। और इनकी समाधि, चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी दूधा टोली में है, ये आपको याद रखना है। दूधा टोली में इनकी समाधि है। दूधा टोली की किस जगह है, तो आप याद रखेंगे ये कोतियाबगढ़ में है, जो कि पौड़ी जनपद में है, ये आपको याद रखना है। चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि है, दूधा टोली की श्रृंखला है कोतियाबगढ़, तो इनकी वहाँ पर समाधि है, जहाँ 12 जून को मेला लगता है। यह आप याद रखेंगे कि चंद्र सिंह गढ़वाली जिन्होंने 1960 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी दूधा टोली को, आप याद रखेंगे। और इनकी समाधि कहाँ है, तो वो कोतियाबगढ़ है, जो कि दूधा टोली क्षेत्र में पड़ता है, पौड़ी जनपद में, और यहाँ मेला 12 जून को लगता है। इसे ही गैरसैंण इसी क्षेत्र में आता है, वो भी आप याद रखेंगे। जो गैरसैंण का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो किस में आता है, तो वो दूधा टोली श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों वृहत हिमालय, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वृहत हिमालय ये लास्ट वाला क्षेत्र है, उसमें ये ट्रांस हिमालय से पहले आता है, तो आपको याद रखना है कि वृहत या हिमालयी क्षेत्र, तो ये लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में पड़ता है, जो आपको याद रखना है। इसका जो अन्य नाम है दोस्तों, इसका आंतरिक हिमालय है, महा हिमालय है और मुख्य हिमालय है। इसके 3 नाम हैं जो आपको याद रखना है कि वृहत हिमालय का जो अन्य नाम है वो क्या क्या है, तो आंतरिक हिमालय है, महा हिमालय है और मुख्य हिमालय, इसके प्रमुख नाम हैं जो आपको याद रखना है। प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में वृहत हिमालय को क्या कहा गया है, तो हिमाद्री कहा गया है, ये आपको याद रखना है। इसे आंतरिक हिमालय भी हम कह सकते हैं, या महान हिमालय कहते हैं, या वृहत हिमालय कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो इसे प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो इसे हिमाद्री कहा गया है। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, वो 15 से लेकर 30 किलोमीटर की है, ये आपको याद रखना है। इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 15 से 30 किलोमीटर के मध्य होती है, और इसकी ऊंचाई जो होती है वो 4500 से लेकर 7817 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। यानी कि हमारे जो नंदा देवी है 7817 मीटर उसकी ऊंचाई है, उस क्षेत्र तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। अंतिम यही है दोस्तों, आप याद रखेंगे कि 4500 से इसकी लंबाई स्टार्ट होती है और अंतिम कहाँ तक है, तो 7817 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसकी जो टोटल है ये कितने जिलों में फैला है, तो आप याद रखेंगे ये 6 जिलों में फैला है। आप एक बार याद रखना दोस्तों, शिवालिक क्षेत्र जो कि 7 जिलों में फैला है, और मध्य हिमालय क्षेत्र जो कि 9 जिलों में फैला है, और वृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय ये 6 जिलों में फैला है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की जितनी भी अधिक जो ऊंचाई वाली चोटियां हैं, जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटियां हैं, वो सर्वाधिक इसी क्षेत्र में आती हैं, आप याद रखेंगे। अधिकतम ऊंचाई वाली जितनी चोटियां हैं वो सारी किस में आती हैं, तो वो वृहत हिमालय या महान हिमालय में आती हैं, ये आपको याद रखना है। ये सभी क्षेत्र आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं सभी के सभी क्षेत्र। 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तराखंड को दोस्तों। इनमें से एक प्रश्न देखने को मिलता ही है हर एग्जाम में, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से कवर करना आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़। धन्यवाद।